हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा। इसमें हम लोग जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग बेसिक तो बेसिक ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हों, ठीक है, देन ए माइनस बी, ए से बी को माइनस कर दो और यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यूनियन ऑफ बी माइनस ए इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ इसी को हम लोग कहते हैं, यानी ए से बी को माइनस कर दो, बी से ए को माइनस कर दो और जो मिले उसके यूनियन को, और डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी। इसका मतलब हुआ ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए, जो भी आ रहा है इसका यूनियन। दिस आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए ए इक्वल टू आपके पास हो गया 1 2 3, बी एक अनदर सेट्स आपके पास हो गया और बी में 3 4 5 6 ऐसा नोट कर लिया। अब ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी आप लोगों को बताया कि ए के सभी एलिमेंट लिखना, बी के एलिमेंट जो कॉमन है उसको हटा दो बस, ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए दोज नॉट बिलोंग टू इन सेट बी। तो बी में क्या 3 बिलोंग कर रहा है, तो 3 को हटा दो, बाकी सब नोट कर लो। इसी तरीके से बी माइनस ए में बी के सभी एलिमेंट लिखना, बस वो नहीं लिखना जो ए में बिलोंग करे, 1 2 3 नहीं लिखना। डैट मीन 4 5 6। अब इन दोनों का यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों का यूनियन क्या? 1 2 4 5 6। यूनियन में ये बताया गया है कि सभी एलिमेंट नोट कर लिए जाते हैं, बस रिपीट नहीं करते हैं। तो इसी को आप बोलोगे ए डेल्टा बी। इक्वल टू 1 2 4 5 6। दिस आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस को और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस को जब इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो आप यहाँ पर अगर मैं वेन डायग्राम बना के इसी बात को दिखाना चाहूँ, तो वेन डायग्राम में ये फिगर ऐसे आएगा। सबसे पहले आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया और इसमें दो सेट्स बना लेते हैं जिनके यूनियन को लिखते हैं और उसी से इसके नाम कुछ लिख लिया जाए। जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया, जैसे आपका ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए, ए से बी को माइनस कर दो, ए से बी को माइनस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? सबसे पहले ए से जब बी को माइनस करोगे, ये पोर्शन आपके पास मिलेगा। इसी को आप लोग बोलते हो ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसी तरीके से बी से ए को माइनस कर दो,
ये आपके पास हो गया। इसको आप लिखोगे बी माइनस ए। तो मैंने क्या बोला था, ए डेल्टा बी में क्या बोला था, दोनों का यूनियन। तो दोनों का यूनियन यही लिखना है, इसका मतलब दोनों का यूनियन लिखना है, तो ये बीच वाला जो पोर्शन इंटरसेक्शन है वही नहीं लिखना है। तो अब आप इससे एक नई डेफिनेशन पा गए कि ए डेल्टा बी मीन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी जो लिखना है, ए यूनियन बी नोट किया जाता है बट माइनस कर दिया जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया करो, बस यही हो गया। अब ए डेल्टा बी लिखो या बी डेल्टा ए लिखो, ए डेल्टा बी इक्वल होता है बी डेल्टा ए। डैट इज मतलब इससे आपको क्या मिला कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये तो आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, किसी भी सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए ना लिखो, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट नोट कर लो। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। तो इसमें ऐसा है, पहले आप इसको समझ लीजिए कंप्लीमेंट होता क्या है। सपोज ये आपका, तब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर आपके पास एक कोई सेट हो गया दिस, ये आपका ए हो गया, दिस यूनिवर्सल सेट हो गया। कंप्लीमेंट सेट ए होता है कि ए के एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे, बाकी सभी एलिमेंट नोट कर लिए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हमें ये वाला पोर्शन पूरा नोट कर लेना है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में जो ये येलो वाला पोर्शन आपका दिख रहा है वही कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए होता है। तो इसमें हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए the complement of a set A of a set A is the set of all those element which are in universal set but not in set A and denoted by A dash और A to the power C। इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट में ही आपको मालूम है कि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट आपके पास होता है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें, बस यही हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दो। और इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x such that x belong to universal set but x not belong to A। यही आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो अगर x बिलोंग टू A हो जाएगा तो इससे आप श्योर हो गए कि x अगर A में बिलोंग करेगा तो x डज नॉट बिलोंग टू A डैश, मतलब A में बिलोंग किया तो A में डैश में नहीं बिलोंग किया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ एक एग्जांपल, जैसे यूनिवर्सल सेट को मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6।
दिस हो गया आपके पास, एंड ए को नोट कर लिया 2 3 4 5। अब ए डैश अगर आपको लिखना है तो इसका मतलब यू माइनस ए के सभी एलिमेंट 2 3 4 5 को माइनस कर दो, 2 3 4 5 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 1 and 6 मिल जाएगा, 1 and 6। जाहिर सी बात जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए में नहीं होगा, तो किसी एक में बिलोंग करेगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसी के बाद हम लोग इसमें मान लीजिए कई एलिमेंट हो जाए, यूनिवर्सल सेट के कई सेट हो जाएं, बहुत से एलिमेंट हो, तो उनके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप लोग थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसमें ये हमारे पास कुछ सेट्स हो गए, जिस आपका यूनिवर्सल सेट्स हो गया। दिस सेट ए बी सी हो गया, जिसको मैंने ए नोट कर लिया, इसको बी नोट कर लिया, इसको सी नोट कर लिया। देखिए यहाँ पर इन बातों को आपको समझना होगा कि इसमें कौन से स्टेप क्या है। देखिए पहले मैं इस पोर्शन की बात कर लेता हूँ। केवल इस पोर्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर ए है, बट बी एंड सी ये दोनों पोर्शन आपके पास नहीं है। ए तो है, अवेलेबल है, मतलब ए बी सी डज नॉट बी डज नॉट सी, ये हो गया आपके पास। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इस पोर्शन को लिखने का तरीका ये होगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, मतलब बी सी का पोर्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है, उसको हटा दीजिए और जो बाकी बचे उसका इंटरसेक्शन आप लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। इसी तरीके से आपको अगर ये वाला पोर्शन लिखना होगा, दिस पोर्शन, ये पोर्शन आपके पास क्या होगा इसको समझिएगा। यहाँ पर जब हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है लेकिन सी वाला पोर्शन नहीं अवेलेबल है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी बट सी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, ऐसा लिखोगे। इसी तरीके से आप और पार्ट को लिख सकते हो, बाकी सभी पार्ट मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप लिख सकते हो। जैसे इस पोर्शन को लिखना होगा, मुझे इस पोर्शन को लिखना होगा, तो इसमें सी है एंड ए बी नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी। ऐसे आप इस पोर्शन को लिखना चाहो ये, तो आप यहाँ पर बी का अवेलेबल है, ए का नहीं अवेलेबल है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। बाकी रिमेनिंग पार्ट का भी आप नोट कर सकते हो, तो इस तरीके से आप लोग नोट कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखो कि अगर मैं इसके इस पार्ट की बात कर लूँ, इस पार्ट की बात कर लूँ, ये क्या है, तो तीनों में ये कॉमन पार्ट हुआ, ऑल थ्री सेट्स में, तो इसका मतलब हुआ इसको तीनों का इंटरसेक्शन आप लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे आप नोट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे ही ग्राफ आप लोग बनाते रहो और अपने आप इसको रिप्रेजेंट करते रहो, ठीक है। इसमें कुछ बातें और आपको नोट करने वाली बात होगी जो आपको समझना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए फाई का अगर मैं डैश कर दूं, फाई का अगर फाई लिखा जाए तो सबसे पहले फाई, अगर यहाँ पर फाई लिखा जाए तो ये यूनिवर्सल का डैश हो जाता है, लेकिन फाई डैश लिख लिया जाए तो यूनिवर्सल हो जाता है। इसी तरीके से किसी ए डैश का डैश लिख लें, ए डैश और इस पर भी डैश लगा दें, यानी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट जब लगाएंगे तो हमारे पास वापस आके वही ए वापस आ जाएगा। इससे एक बात और आपको मिली, अच्छा इससे एक बात और मिली कि 2 बार लगाने पर ए आता है, अगर 3 टाइम्स लगा देंगे 1 2
3, तो हमारे पास ए डैश आ जाएगा। 4 टाइम्स लगा देंगे तो ए आ जाएगा। मीन ए की पावर, अगर यहाँ पे डैश जो लगेगा इस पे हम देखेंगे ये इवन टाइम लगेगा तो हमारे पास ए आता जाएगा, और ऑड टाइम लगेगा तो ए डैश आता जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आ सकता है। उसके बाद एक और ए डैश, अगर मैं दोनों का यूनियन निकाल लूँ तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। इसी तरीके से ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकाल लूँ तो हमेशा 5 आएगा। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, ये सब आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग इस पे क्या क्या रूल होते हैं, कहाँ क्या आता है, ये सब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वैसे मैंने क्लास के साथ ही आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस किया है, लेकिन कुछ और बातें आप समझ लीजिए। और जैसे कुछ फार्मूले होते हैं। नंबर 1, ए यूनियन ए, हमेशा ए आएगा। ए इंटरसेक्शन ए, हमेशा ए आएगा। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसी तरीके से सेकंड स्टेप में ए यूनियन 5, हमेशा ए आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन यूनियन, हमेशा ए आ जाएगा। तो इसको बोलोगे आप आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, इसका मतलब हुआ, आगे हम लोग थोड़ा और लॉ के बारे में देखिए। नंबर 3, जैसे ए यूनियन बी कह दें या बी यूनियन ए कह दें। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कह दें, ये इसमें सेम टू सेम होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। 4th, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। इसका इंटरसेक्शन भी यही होता है। इस सबको आप लोग निकाल के देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कौन सा लॉ बोलेंगे हम लोग? एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये शायद 5th होगा, हाँ 5th हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी बेस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लग जाएगा और ए यूनियन सी हो जाएगा। हमेशा याद रखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से हो गया। अब अगर हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाए, ए इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। यहीं पर आपके पास एक और फार्मूला होता है, वो भी हमें जानना चाहिए 11th स्टैंडर्ड पर ही। अच्छा, ये कौन सा फार्मूला था, ये जो मैंने बताया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 6 डे मॉर्गन लॉ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डे मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश होता है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। देखिए ए माइनस बी यूनियन सी है, तो यूनियन है इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज हुआ है। कुछ आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर लेकर, इसको चाहो तो आप दोनों सॉल्व करके चेक कर लेना। इसी तरीके से ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, जब इंटरसेक्शन होगा तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इस तरीके से आपके पास कुछ फार्मूले हुए। अब हम इन सब पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बाकी सेट से यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बहुत कुछ आगे पढ़ाना है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के लिए ये बहुत है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के लिए आप इतना कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू क्लास में करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, और इसी के साथ आप अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।